नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली, जहां सांसद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। Who have hijacked this country. So we are working for the opposition. We are working, we are doing our job. Our job is to make the people of India aware what is going on. Right? That's what we are doing. And I must say that the team that is working is doing a phenomenal job. We are working in the Congress party. Other opposition parties are working. There are many people who are, activists who are working. And I guarantee you that this structure is going to collapse. It's not going to survive. And it's a testament to the work being done that the United States has done what it's doing. This is not, don't think that nothing is happening. This is flawed. We have completely obliterated Mr. Narendra Modi's image. हाँ नीरज, आपने कहा कि हम बहुत दिनों से ये अदानी जी का मुद्दा उठा रहे हैं और आपने कहा कि कुछ हो नहीं रहा है, और मैं इसको हिंदी में दोहराना चाहता हूं, ये गलत है। बहुत कुछ हो रहा है। जो नरेंद्र मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी थी उसको हमने चूर चूर कर दिया है। पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी और अदानी जी एक हैं। पूरा देश जानता है कि इंडिया में अदानी जी सेफ हैं और उसका कारण नरेंद्र मोदी है। और आप ये मत सोचिए कि हम इस बात को छोड़ देंगे। हम आस्ते आस्ते देश को ये पूरा का पूरा नेटवर्क दिखा देंगे। ये कौन लोग हैं, कहां बैठे हैं, किस किस स्ट्रक्चर में बैठे हैं। माधवी बुच हमारा पहला उदाहरण था। हमने दिखाया कि माधवी बुच ने अपना काम नहीं किया। उसका कारण भ्रष्टाचार था, उसका कारण कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। हमने दिखाया, उनको हटाया नहीं गया है। बट देश जानता है और हिंदुस्तान का हर रिटेल इन्वेस्टर जानता है कि माधवी बुच इज करप्ट एंड माधवी बुच इज प्रोटेक्टिंग मिस्टर अदानी। राहुल जी, नीरज हूं न्यूज 18 इंडिया से। आप लगातार इस मसले को कांग्रेस पार्टी उठाते रहते, वीडियो के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से। ये जो दस्तावेज आए हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 3 सवाल खड़े किए हैं जो आपके सामने मैं रखता हूं। एक ये कि अभी तक ये एलिगेशन है, आरोप प्रूफ नहीं हुआ है, दोषी नहीं हुआ है। दूसरा, आपने खुद कह दिया कि 4 जो अपोजिशन स्टेट को पैसे दिए गए, बीजेपी ने यह भी कहा, उस पर क्या कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई करेंगे, आपने इसका जवाब तो दे दिया। और तीसरा उन्होंने सवाल ये खड़ा किया है कि क्योंकि संसद का सत्र आने वाला है, 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये जो अमेरिका से जो अमेरिका ने इन्वेस्टिगेशन जो बीजेपी ने कहा वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो ये 3 सवाल है। एक का जवाब आपने दे दिया है कि कोई भी राज्य हो उस पर कार्रवाई हो, बाकी 2 के जवाब। तो आप बीजेपी के सवाल यहां क्यों रख रहे हो? नहीं, ये सवाल हमारा है। नहीं, आप बीजेपी के हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हूं। तो फिर बीजेपी के सवाल हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों रख रहे हो? राहुल जी, मैं आपके सामने सवाल कर रहा हूं, एक जर्नलिस्ट का सवाल है। और आप नहीं, अभी आपने बोला बीजेपी का सवाल है। बीजेपी के समक्ष हम लोग ऐसे ही रखते हैं। नहीं, बार देखिए, आप मुझे बोलने दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने सवाल पूछा, मैं बोल रहा हूं आपका जवाब, आपका सवाल का जवाब। ये मेरा सवाल है, बीजेपी का नहीं, मेरा सवाल। नहीं, आपने अभी 2 मिनट पहले कहा कि ये बीजेपी के सवाल हैं। आपने ही स्वयं, बीजेपी आपने स्वयं बोला बीजेपी ने इसको रखा है सामने इस मसले पे, मैंने ये कहा है। नहीं, आपने बोला ये बीजेपी के सवाल हैं और मैं पूछ रहा हूं। आई नो, बट आई एम जस्ट स्टेटिंग अ फैक्ट। He said that they are BJP's questions. It's interesting to me that the media is asking BJP's questions to the opposition. It's interesting. But anyway, I will leave that. जहां तक बाकी स्टेट्स की इशू है, मैंने कह दिया है कि जहां भी करप्शन हुआ है वहां लोगों को पकड़िए, अंदर कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ट्रंप का आना जाना वो अलग बात है। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन पुरानी इन्वेस्टिगेशन है और ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है अदानी जी का। अदानी जी सिर्फ पावर प्रोजेक्ट्स में नहीं है। अदानी जी ने मोदी जी की मदद से बांग्लादेश में काम किया है, वहां इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है। श्रीलंका में, वहां पे इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। डिफेंस, केन्या में। तो ये पैटर्न है जहां प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, हिंदुस्तान की सरकार की क्रेडिबिलिटी को लाइन पे डालते हैं एंड देन अदानी जी को बिजनेस दिलवाते हैं। तो देखिए, सच्चाई तो आएगी और हम पीछे छोड़ने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो आई एम कॉन्फिडेंट
we will work slowly, and end में we will dismantle the structure. हाँ विक्रांत, सर मेरा सवाल ये कि आप लोग कहते जैसे अच्छा, इन्वेस्टिगेशन के बारे में what has Mr. Adani said? Has he said anything? There's only a statement that's been issued by the group saying that they are not opening those projects. So he hasn't said anything, no? Nothing. So he doesn't feel it necessary. He doesn't feel it necessary to say, to respond to this, that an FBI investigation has shown that he has done 2,000 crores of corruption. He is let me speak. He has done 2,000 crores of corruption. He has done criminal acts in the United States, criminal acts in India, and he doesn't feel the need to reply. And it's interesting, the media doesn't feel the need to pressure him to reply. Why? सर जिस तरीके से आप कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, आप भी तमाम आरोप FBI ने तो जांच में ऐसा कहा है, आप लोग ये भी कहते रहे कि अडानी जो है वो चुनावों को भी प्रभावित करते हैं। अभी झारखंड और महाराष्ट्र में स्पेशली चुनाव हुए हैं, वहां पर क्या आपको लगता है कि अडानी ने उनको प्रभावित करने की कोशिश की, और अगर की तो वहां पर आपको क्या उम्मीदें हैं? क्या आपको लगता है कि उसका नुकसान हो जाएगा? ये पॉलिटिकल फाइनेंशियल ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क है। इसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, इसमें पॉलिटिकल लोग हैं, इसमें फाइनेंशियल लोग हैं। एक तरफ ये हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को कैप्चर करता है, महाराष्ट्र में किया, मध्य प्रदेश में किया, अरुणाचल में किया, अलग अलग स्टेट्स में किया है, पैसा देके किया, और दूसरी तरफ ये प्रॉफिट का काम करता है। और इन दोनों में लिंक है, पैसा बनता है, पैसा सरकार को बनाने में जाता है, वर्चुअस साइकिल कह दो, देश के लिए नेगेटिव और इनके लिए वर्चुअस साइकिल। तो ये जो मेन स्ट्रक्चर क्या है, स्टॉक प्राइस को आप ऊपर रखिए, स्टॉक प्राइस के बेसिस पे आप लोन लीजिए, और फिर लोन से आप प्रोजेक्ट्स बनाइए, सरकार बनाइए, और प्रोजेक्ट्स लीजिए, और वैल्यूएशन ऊपर जाएगा, ये साइकिल है। जैनेंद्र वो आप अभी आ रहा हूं, डिस्ट्रैक्ट करोगे, बाद में उसको डिस्कस बात करें, मगर पॉजिटिव है हमारे लिए। जी राहुल जी, एक तो ये अडानी से जुड़ा हुआ मामला जो है, उस पर ये सवाल है कि जब आप सीधा ये मांग कर रहे हैं कि अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनकी कंपनियों के साथ आपकी राज्य सरकारों ने जो पिछले दिनों में डील किए हैं, क्या उन डील्स को रिव्यू किया जाएगा? क्या उनको डिसकंटिन्यू किया जाने पर विचार कर सकते हैं? नहीं, देखिए, मैंने झारखंड के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली बोला कि एक है क्रिमिनलिटी और करप्शन, दूसरा है ड्यू प्रोसेस। अगर अदानी जी, अंबानी जी ड्यू प्रोसेस के साथ काम कर रहे हैं, वी हैव नो प्रॉब्लम, बट अगर क्रिमिनलिटी के साथ काम कर रहे हैं, मोनोपोलाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, करप्शन के साथ काम कर रहे हैं, वी हैव अ प्रॉब्लम। अब सरकार के ऊपर है कि वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। हर स्टेट में बांग्लादेश के कॉन्ट्रैक्ट को इन्वेस्टिगेट, केन्या, बांग्लादेश, श्रीलंका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब इन्वेस्टिगेट करें। हमारे स्टेट्स में, ऑपोजिशन के स्टेट्स में, सरकारी स्टेट्स में, सब जगह कीजिए, बट शुरुआत तो वहीं होगी ना, अदानी से शुरुआत होगी। तो अदानी को पकड़िए, अंदर डालिए, इंटेरोगेशन शुरू कीजिए और इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए। और ये जो माधवी बुच जी हैं, जो इनके स्टॉक प्राइस को प्रोटेक्ट करती है। तो आप सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को। खबरों में बढ़ते आगे, दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर ये लिस्ट जारी की है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से उनकी पहली लिस्ट जारी हो गई है। 11 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में शामिल है। विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से तैयारियां तेज हो गई है। 11 लिस्ट आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी की गई है। पहली लिस्ट जारी की गई है। 11 उम्मीदवारों के नाम इस सूची में जारी है। तो 3 महीने से भी ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहली लिस्ट आम आदमी पार्टी के द्वारा जारी की गई है। 11 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में शामिल है।
वहीं यूपी उपचुनाव में पोलिंग परसेंटेज को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। जहां से सबसे ज्यादा बवाल की खबरें आई वहां सबसे ज्यादा मतदान हुआ। उदाहरण के तौर पर देखिए मीरापुर और कुंदर की सीट, इन सीटों पर 57% से ज्यादा मतदान डाले गए हैं। वहीं कटहरी सीट पर करीब 57% वोट डाले गए हैं। आपको बता दें कि कटहरी में भी सपा सांसद ने वर्ग विशेष के वोटरों को डराने धमकाने का आरोप प्रशासन पर लगाया था। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस सीट पर कितने परसेंटेज वोटिंग हुई है। मीरापुर 57% वोटिंग, कुंदर की 57.72% वोटिंग हुई है। गाजियाबाद में 33.33%, फूलपुर में 43.44% मतदान किया गया है। खैर में 46.36%, सीसामऊ 49.13% मतदान किया गया है। मझुआ 50.14%, करहल में 54.10%, कटहरी में 56.9% मतदान किया गया है। तो चुनाव के बाद अब रिजल्ट की बारी है, लेकिन उससे पहले पोलिंग परसेंटेज लोगों को हैरान कर रहे हैं। जहां सबसे ज्यादा बवाल की खबरें सामने आई वहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज देखने को मिले। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, जहां सबसे ज्यादा बवाल हुआ वहीं पर सबसे ज्यादा मतदान भी डाले गए हैं। उपचुनाव हुआ और तमाम ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें ये कुंदुर्की से जुड़े हुए थे, मीरापुर विधानसभा से जुड़े हुए थे, कटहरी से जुड़े हुए थे। लगातार चाहे कुंदुर्की के सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान रहे हों, चाहे मीरापुर की प्रत्याशी सुम्बुल राणा रही हों और उनके जो भी उनके साथी रहे हों, या फिर कटहरी में सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा या उनके पति सांसद लालजी वर्मा, और कुछ हद तक सीसामऊ सीट पर नसीम सोलंकी, इन सीटों पर लगातार प्रशासन पर इल्जाम लगा था कि प्रशासन एक विशेष वर्ग यानी कि अल्पसंख्यक समाज को वोट देने से रोक रहा है, दबाव बना रहा है। और ये इल्जाम नामांकन के बाद से ही लगने लगा था और मतदान के एक रात पहले तक लगा और मतदान के वक्त भी लगा। कई ऐसे वीडियो भी वायरल हुए जिसमें पहचान पत्र पुलिस चेक कर रही थी। ऐसे माना जा रहा था कि इन जगहों पर मतदान कम होगा और कुंदुर्की में तो सपा प्रत्याशी चुनाव को रद्द करने, मतदान को रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे मतदान हुआ है, कुंदुर्की में सबसे ज्यादा मतदान हुआ 57% से ज्यादा, मीरापुर में 57% से ज्यादा और कटहरी में लगभग 57%। यानी कि जिन 3 सीटों पर सबसे ज्यादा इल्जाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे उन सीटों पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। इसका संदेश क्या माना जाए, ये तो नतीजे में साफ होंगे कि आखिर ये जो मतदान हुआ है ये किस तरीके से मतदान हुआ है, किस वर्ग के लोगों ने ज्यादा मतदान किया है, या फिर जितने भी इल्जाम थे वो कहीं ना कहीं से प्रोजेक्टेड इल्जाम थे और या फिर दूसरे वर्ग ने बहुत ज्यादा से वोटिंग की है। बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज अब तमाम सीटों पर सामने आ गए हैं। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, मतदान किए गए, मताधिकार का जनता प्रयोग करती हुई नजर आई। वोटिंग परसेंटेज जो है वो सभी के सामने है। इस वोटिंग परसेंटेज के सियासी मायने क्या है, क्या कुछ संदेश जा रहा है लोगों के बीच? वोटिंग परसेंटेज के सियासी मायने यही हैं कि मीरापुर और कुंदुर्की सीट पर अल्पसंख्यक समाज की जो आबादी वो बहुत ज्यादा है। खासकर कुंदुर्की ऐसी सीट है जहां पे 65% से ज्यादा अल्पसंख्यक समाज की आबादी मानी जाती है, जो आंकड़े सामने हैं उसके आधार पर। ऐसे में माना जा रहा है कि वहां पर जो वोट इतना 57% ज्यादा वोटिंग हुई, यानी अल्पसंख्यक समाज ने वहां पर दबा कर वोट किया है। जितना वोट लगभग होना चाहिए था उस हिसाब से वोटिंग हुई है। ऐसे में लगता है कि वहां पर जो गणित है, जो एग्जिट पोल में भी जिस तरीके से साफ दिखाया जा रहा है कि 2 सीटें जो सपा को दिखाई जा रही हैं, हो सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पर ज्यादा वोटिंग हुई, साथ में करहल में भी एक हिसाब की वोटिंग एवरेज में हुई है, तो इन्हीं 3-4 सीटों में 2 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी को अल्पसंख्यक मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर उपचुनाव में उपचुनाव के मतदान में भाग लिया है। रमन, ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जीत इस बार उनकी तय है। खैर, अब देखना बेहद दिलचस्प होगा रमन कि आगे नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। आप बने रहिए रमन, आप हमारे साथ आगे भी आपका रुख करेंगे।
वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। सिपाही भर्ती परीक्षा रिजल्ट के बाद कट ऑफ जारी किया गया है। अनारक्षित श्रेणी में पुरुष अभ्यर्थी का कट ऑफ 214 अंक। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोटे का कट ऑफ 75 है। अनारक्षित वर्ग से भूतपूर्व सैनिकों के लिए कट ऑफ 100 है। अनारक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ 203 है। ईडब्ल्यूएस पुरुष का कट ऑफ 187 है। ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 180 कट ऑफ है। ओबीसी श्रेणी में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ 198 है। ओबीसी श्रेणी में महिला अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ 188 से ज्यादा है। ओबीसी श्रेणी में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कट ऑफ 59 अंक है। सुप्रीम को एससी श्रेणी में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ 178 अंक है। शेड्यूल कास्ट श्रेणी में महिला अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ 169 अंक है। तो कट ऑफ जारी कर दिया गया है। रमन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रमन, रिजल्ट भी जारी हो गया है पुलिस भर्ती परीक्षा का, सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर, और अब कट ऑफ भी जारी किया गया है। क्या कुछ खास? बिल्कुल श्रुति, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती थी 60,244 पदों को लेकर, ये बहुत ही चर्चित रही। लोकसभा चुनाव से पहले ये भर्ती इसकी परीक्षा कराई गई, जिसके बाद में इस पेपर लीक की खबरें आई और पेपर रद्द किया गया। उसके बाद में अगस्त में 5 दिनों में परीक्षा कराई गई और सकुशल संपन्न हुई परीक्षा। अब उसके नतीजे आ गए हैं। नतीजों में 1,78,000 लगभग कुछ और छात्रों को फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट के लिए भेजा जाएगा। अब उन्हें आमंत्रित किया जाएगा। आपको बता दें कि इसमें जो जनरल की जो कट ऑफ गई है वो 214 अंक, वहीं ओबीसी का जो कट ऑफ गया वो 198 अंक गया है। बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 187, और अगर एससी की बात करें 169, और अगर एसटी की बात करें तो 147। इसी हिसाब से महिलाओं के कोटे में भी जिस तरीके से 214 अगर जनरल का है तो जनरल महिला का 202, ओबीसी महिला का 188, ईडब्ल्यूएस महिला का 178, इसी तरीके इसी रैंक में गया हुआ है। आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश जो पुलिस भर्ती बोर्ड है उसका कहना है 60,244 भर्ती थी, लगभग 3 गुना अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जा रहा है। अगर फिजिकल परीक्षा और डॉक्यूमेंट वाली परीक्षा में अगर कुछ अभ्यर्थी कम रह जाते हैं तो दोबारा से रैंडम वाइज कुछ अभ्यर्थियों को फिर से आमंत्रित किया जाएगा। आपको बता दें कि इसमें कुछ हो सकता है कि ये जो भर्ती जिस तरीके से अब सकुशल संपन्न हुई, योगी आदित्यनाथ सरकार की ये बड़ी सफलता मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से भर्ती विवादों में आई थी उसके बाद में योगी सरकार पर सवालों के बहुत निशान खड़े हुए थे, जिसका जवाब अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने सकुशल भर्ती कराकर बहुत समय से परीक्षा का नतीजे घोषित करके दिए हैं। बिल्कुल, रिजल्ट भी जारी हो गया और अब कट ऑफ अंक के बारे में भी जानकारी दी गई है और जल्द ही फिजिकल टेस्ट को लेकर भी परीक्षा आयोजित की जाएगी। बहुत शुक्रिया रमन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है, बंदूक भी पीडीए के लोगों का हौसला नहीं तोड़ सकी। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार, योगी सरकार पर हमलावर नजर आए। प्रभुत्ववादी बीजेपी के खिलाफ 90% आबादी के चुनाव, पीडीए की रणनीति नैतिक रूप से 9 सीटें जीत चुकी है। तो जीत का दावा अखिलेश यादव अपने पोस्ट में करते हुए नजर आए। अब आपसे आग्रह है कि अपने वोट की रक्षा करें। जनता से वोट की रक्षा की अपील करते हुए भी अखिलेश यादव अपने पोस्ट में नजर आए। तो एक बार फिर से पोस्ट के जरिए योगी सरकार, योगी प्रशासन पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हमलावर नजर आए। वही खबर झांसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र से है, जहां दिगारा बाईपास मार्ग पर चलते हुए ट्रक में अचानक अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसके बाद ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। वही घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड पुलिस और बड़ागांव पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो आप तस्वीरों देख सकते हैं किस तरीके से ट्रक में भयंकर आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही है। जलते हुए ट्रक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है।
वहीं बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में कोहरे के चलते 1 दर्जन से ज्यादा वाहन आपस में भिड़ गए हैं। घटना में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। सभी घायलों को राम मूर्ति हॉस्पिटल भेजा गया है, जहां घायलों का इलाज जारी है। तो भोजपुरा थाना क्षेत्र के जादवपुर क्रॉसिंग के पास ये हादसा हुआ है, जहां 1 दर्जन से ज्यादा वाहन एक दूसरे से टकरा गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी भयावह ये टक्कर थी। डरावनी तस्वीर, कोहरे के कारण वाहनों में टक्कर हुई है। तो आपस में 12 से ज्यादा वाहन टकराते हुए नजर आए। कोहरे का ये कहर अब लगातार जारी है और बरेली की ये घटना है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो हादसे की तस्वीर भी सामने आई। स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन के द्वारा राहत बचाव कार्य भी किया गया। इस पूरे हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। वही खबर कानपुर देहात से है, जहां 25,000 इनामिया लुटेरे के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ के दौरान अपराधी के पैर में गोली लग गई है। पुलिस ने घायल अवस्था में बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि आरोपी के खिलाफ पहले से ही आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज है। तो इनामिया बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली भी लग गई। हालांकि अस्पताल में इसका इलाज कराया गया। तो इस आरोपी पर कई मुकदमे भी दर्ज बताए जा रहे हैं। घायल को अस्पताल ले जाकर उसका इलाज कराया गया है। आरोपी पर कई मुकदमे, संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है। तो इनामिया बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिससे वो घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। तो इस आरोपी पर कई मुकदमे भी दर्ज बताए जा रहे हैं। इनामिया बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद इनामिया बदमाश को गिरफ्तार भी कर लिया गया। थाना रूरा की पुलिस टीम द्वारा आज रसूलाबाद रूरा बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही थी कि तभी सुंदरपुर गजेन मार्ग पर एक व्यक्ति तेज रफ्तार बाइक से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा जब उसे रोकने का प्रयास किया गया तो उसने अपनी बाइक कच्चे रास्ते पर उतार दी व पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जब उसको ऊपर फायरिंग की गई तो उस व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी है। पुलिस अभिरक्षा में लेकर जब उस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम ललिया पुत्र राज कपूर निवासी पिलखनी थाना भोगनीपुर बताया। अभियुक्त के ऊपर कानपुर देहात में कुल 6 मुकदमे हैं। यह अभियुक्त 1 नवंबर 2024 को थाना रूरा में हुई लूट में वांछित भी था व इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एनटीआर वॉइस।